Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start without wasting our time. First question for today is, under the Representation of People Act of 1951, which of the following statement correctly describes the right to vote? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RPA 1951 and there is also RPA 1950. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज कि 1950 जो है RPA 1950 इट सिंपली टॉक्स अबाउट प्री इलेक्शन प्रिपरेशन, इलेक्टोरल रोल्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज डिलिमिटेशन, ये सब है ना. RPA 1951 एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे मतलब फोकस करता है ना. बस इतना सा माइन्यूट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है. यू डोंट नीड टू हैव अ PhD ऑन ऑल द स्टफ, है ना. एंड राइट टू वोट, ठीक है. तो राइट टू वोट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है. एंड वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल है बिकॉज एक बार ये UPSC पूछ चुका है एंड UPSC ने इसको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको बिकॉज इट इज़ इन RPA 1951 सो इसको क्या माना था, आपका लीगल राइट माना था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे हैव टेक दिस एज लीगल राइट, लेकिन UPSC ने अपनी आंसर की में इसको क्या बोलता, कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस वजह से, है ना. तो मतलब ये उन्होंने अपना जो है बैकिंग दी थी. बट अब ये उल्टा हो गया है. अब आज जब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई दिया तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो राइट टू वोट है, कि वोटिंग का जो अधिकार है, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट दैट इज़ अ लीगल राइट अंडर RPA 1951 सेक्शन 62 ऑफ दिस, है ना. अब देखो ये कितनी अजीब बात है. एक टाइम पे UPSC ने आपका इसको उल्टा बोला था, आज गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ही ये आर्ग्यूमेंट दे रही है खुद से कि राइट. तो ये कितनी अजीब सी बात है दैट हाउ द थिंग स्टिल लाइक हावर्स अराउंड द फैक्ट दैट how the accountability of this commission or so-called UPSC is just so ajeeb that you don't even know yourself that if you have like ticked an answer in pre, or like you don't even know the uh, marking pattern of mains and something like that, and it's just so arbitrary even after all these years of like the commission conducting exams. But still it's the talk of some like other word for them, and for us it should not be our focus to waste upon. We should just do our thing, that is to study. And so right to vote, simply you will have to remember that right to vote is a statutory right अंडर द RPA 1951, है ना, सेक्शन 62. तो सिंपली इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर द, ठीक है. अच्छा ये क्यों है ऐसा, बिकॉज काफ़ी जगह पता क्या होता है, जैसे मान लो जब आपने सुना होगा कि अगर कहीं किसी जगह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट है तो उसको कैसे अनकंटेस्टेड इलेक्शंस, वहाँ पे उस वजह से क्या हो जाता है, उसको सीधे विनर मतलब जो इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है निर्विरोध, है ना. तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में दैट इससे क्या होता है कि काफ़ी लोग तो बिना मतलब वोटिंग का जो अधिकार है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, बिकॉज बंदा भले ही एक ही था अकेला, वो अगर निर्विरोध इलेक्ट हो चुका है तो समहाउ लाइक इससे क्या हुआ, उस जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का जो राइट टू वोट है वो कहाँ गया, इफ़ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना बोल के इसको लीगल राइट बोला गया, बिकॉज लीगल राइट का ऐसा होता है ना कि लीगल राइट को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है. तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट. बाकी आपको इतना डिटेलिंग में जाने की नीड नहीं है. नेक्स्ट इज द फ्रीडम ऑफ वोटिंग. एक होता है राइट टू वोट, एक होता है फ्रीडम टू वोट. राइट टू वोट मतलब कि आपको वोट करने का अधिकार है, तो ये लीगल राइट है. कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो फिर जो अनकंटेस्टेड इलेक्शंस होते हैं दैट विल बिकम कंट्रोवर्शियल, इसीलिए ये लीगल राइट बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, अपने रिस्पॉन्स में. फ्रीडम टू वोट क्या होता है, फ्रीडम टू वोट मतलब कि ये चीज़ अलग है. ये है कि आपको वोट देने का अधिकार है, कि आप वोट दे सकते हैं. फ्रीडम टू वोट मतलब कि आप चाहें तो दे सकते, चाहे तो नहीं दे सकते, और उस पर भी कि आप किसे देना चाहते हैं अपना वोट, दैट इज योर फ्रीडम. फ्रीडम टू वोट इज समवट, देखो राइट टू वोट इज कि टू वोट, और फ्रीडम टू वोट इज टू वोट हुम, आप किसे वोट देना चाहते हैं. दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, कि फ्रीडम टू वोट, तो राइट टू वोट तो क्या हो गया लीगल राइट, लेकिन फ्रीडम टू वोट क्या है आपका फंडामेंटल राइट. कैसे,
बिकॉज आप किसे वोट देते हैं ये एक तरह का आपका एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना परसेप्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट और अपनी साइड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन मतलब कि ये आपका राइट अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच ये सब में, तो ये आपका 19(1)(a) में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा मतलब ये ना टेक्निकल जार्गन्स एंड ऑल द स्टफ इज नॉट नेसेसरी, बट यू हैव टू लाइक हैव दिस मच बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, है ना। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे उन्होंने आपको इतना तो ट्रेन किया ही होगा कि आपको ये समझ आ रहा है कि राइट टू वोट इज लाइक कि आपको वोट देने का अधिकार है फर्स्ट इंस्टेंस, और लाइक फ्रीडम टू वोट इज कि आप वोट किसे देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, नोटा या किसे, वो सब आपका आपकी चॉइस है, वो एक्सप्रेशन कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूजुअल टाइम फ्रेम विद इन विच इलेक्शंस, तो ये आपको पता ही होगा, ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, ये फालतू से एमसीक्यू है, बट स्टिल 45 डेज के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जनरली इंश्योर्स दैट इलेक्शंस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 45 डेज, ताकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब कि अगर गवर्नमेंट खाली रहेगी तो ना कोई बिल बनेगा, ना कुछ बनेगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ना कुछ चीज़ें पास होंगी, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे फिर आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द 22 आपको पता होगा, मैंने बताया है। आर्टिकल 20 में हमने पढ़ा था राइट ऑफ कन्विक्टेड एक्यूज, जो आपने पढ़ा था 3, राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका ऑर्डिनरी लॉज में अगर जब आप अरेस्ट होते हैं तो उस पर आपके राइट्स होते हैं अरेस्टेड और डिटेन्ड, है ना। यहाँ पे आपका डिटेंशन जो आपका सेकंड पार्ट में, चाहे वो प्रिवेंटिव हो चाहे वो प्यूनिटिव हो। प्रिवेंटिव मतलब कि जब आपने ऑफेंस किया नहीं है लेकिन उससे पहले ही आपको डिटेन कर लिया गया, बिकॉज उनको मतलब अथॉरिटी को लगता है कि यू कैन डू सम ऑफेंस इफ यू आर लाइक अलाउड टू फ्रीली रोम अराउंड, है ना। दे कॉम्प्रीहेंड दैट आप ऑफेंस कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। प्यूनिटिव मतलब कि एज पनिशमेंट आपको डिटेन कर लिया गया है आफ्टर ऑफेंस, है ना, सिंपली। तो आर्टिकल 22 इट डील्स विद बोथ प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन, बिल्कुल सही। इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये सब है ना, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे खास बात, कितने मंथ्स के लिए अलाउ करता है विदाउट एनी रीजन, दैट इज 3 मंथ्स मैक्सिमम। ग्राउंड्स आपको बता दिए मैंने, है ना, 3 मंथ्स मैक्सिमम विदाउट नीडिंग एनी अप्रूवल, एनी लॉ, एनीथिंग। और जब आप पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपके जो ये राइट्स है ना कि पार्ट 1 में कि आपको ग्राउंड्स के बारे में बताना पड़ता है, द अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना, कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, ये सब आपका सीधे मतलब आपका वैलिड नहीं होते उस टाइम पे। तो जो आपका अथॉरिटी है दे डोंट नीड टू लाइक इन्फॉर्म यू अबाउट द ग्राउंड्स, बिकॉज जनरली क्या होता है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर पे आपको अरेस्ट किया गया तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो तब हो सकता है ना कि आप आगे मतलब कहीं तरह से लीक कर दे इन्फो कि ये हो गया, ये हो गया, तो आपको ग्राउंड्स बताने की नीड नहीं होती आपको बिल्कुल ही। लेकिन हाँ, यू हैव द राइट टू हैव डिफेंस अगेंस्ट दिस डिटेंशन ऑर्डर, है ना, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका 3 मंथ्स तक अलाउड है विदाउट एनी लाइक एनी लॉ, विदाउट एनी अप्रूवल, है ना, 3 मंथ्स मैक्सिमम। 3 मंथ्स के बाद अगर अथॉरिटीज़ को आपको डिटेन करके रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो आपको दो रास्ते होते हैं, या तो एडवाइजरी बोर्ड के पास अप्रूवल मिल जाए कि भाई हाँ डिटेन करके रख सकते हैं आप एग्जीक्यूटिव को, है ना, एग्जीक्यूटिव को ये अप्रूवल मिल जाए एडवाइजरी बोर्ड से कि वो डिटेन करके रख सकते हैं 3 मंथ से ज़्यादा भी, या फिर पार्लियामेंट इसके लिए स्पेसिफिक लॉ ही बना दे कोई, जैसे कि आपका नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1980 जो आपका 1 ईयर तक आपका डिटेंशन जो है अलाउ करता है, स्पेसिफिक एक्ट हो पार्लियामेंट का। अगर एक्ट नहीं है तो एडवाइजरी बोर्ड आपका जिस हिसाब से आपको अलाउ करे ना अलाउ करे, मतलब आपका डिटेंशन जो है उसको कंटिन्यू रखे ना रखे, वो सब है ना। तो इन प्रिवेंटिव डिटेंशन द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, बिल्कुल नहीं, ग्राउंड्स बताने की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 में जो ऑर्डिनरी लॉज है वहाँ पे इट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। देखो पार्ट 1 में आपको पता है कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, अरेस्ट किया गया तो आपको ग्राउंड्स के बारे में बताना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, है ना। तो पहला राइट तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि आपके पास राइट टू हैव अ लॉयर, है ना, टू फॉर द डिफेंस। तीसरा, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड लाइक इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, है ना, 24 वर्किंग आवर्स होते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें।
अच्छा, नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 months विद अप्रूवल फ्रॉम एन एडवाइजरी बोर्ड। बिल्कुल सही है ना, 3 months तक आप बिना अप्रूवल बिना कुछ के कर सकते हैं, बट 3 months मैक्स। उसके बाद आपका या तो एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव कर दे या फिर उस चीज पे स्पेसिफिक लॉ बनाया हो पार्लियामेंट ने, है ना। तो 1 and 3 ओनली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, INS इक्शक, है ना, नेवी वेसल, नेवी सर्वे वेसल है ये, है ना, जो आपका नेवी में कमीशन हो चुका है। दैट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये आपका जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, क्या होता है वो, कि आपका ओशन मैपिंग, सी बेड मैपिंग, है ना, पोर्ट ट्रैक करना, पोर्ट से लेके आपका जो भी, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ताकि इससे क्या होता है, नेविगेशन सेफ्टी बढ़े, है ना। इस सब चीज़ों के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एक तरह से हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड ओशन मैपिंग, है ना। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 22, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इम्पोज्ड फॉर एन ऑफेंस ऑलरेडी। नहीं, प्रिवेंटिव होता है कि ऑफेंस से पहले, ताकि ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा सके, है ना। दैट अथॉरिटीज लाइक दे हैव दैट थिंग, कि अगर उनको लगता है कि अगर आपको खुला छोड़ दिया गया तो यू कैन कमिट एन ऑफेंस, तो आपको डिटेन कर लिया जाता है। प्यूनिटिव होता है एज पनिशमेंट, कि आपने ऑफेंस कर लिया तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिफोर होना चाहिए। प्यूनिटिव डिटेंशन इज यूज टू प्रिवेंट अ पर्सन, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअल में ना दोनों, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये दोनों ना ऐसे हैं, मतलब जो फर्स्ट में लिखा हो सेकंड में होना चाहिए, और जो सेकंड में लिखा है वो फर्स्ट में होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउज डिटेंशन अप टू 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एनी एडवाइजरी बोर्ड। बिल्कुल सही है ना, 3 months अलाउड है। उसके बाद आपका एडवाइजरी बोर्ड का या तो अप्रूवल चाहिए या तो पार्लियामेंट का स्पेसिफिक लॉ चाहिए। जैसे कि एक लॉ आपने सुना होगा, आजकल खासा फेमस था ये, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980, जिसमें आपका 1 year तक डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। पार्लियामेंट में बाई लॉ एक्सटेंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन बियॉन्ड 3 months। बिल्कुल सही, अगर पार्लियामेंट का लॉ है तो कर सकते हैं। तो 3 and 4 ओनली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना। टू मैनी गुड थिंग्स इन द न्यूज़ टुडे, जो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो। एंड आपका काम है उन चीज़ों को रिवाइज करना। आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है उन चीज़ों को एक बार फिर से जाके देखना, और उन चीज़ों को देखना कि आपको वो चीज़ें ऐसे समझ आई थी कि नहीं समझ आई थी, है ना। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।